आज हमारे लिए या देश के लिए दो शख्सियतों की काफी अहमियत महसूस हो रही है। एबी वर्धन की आज जन्मदिन है और चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम उनके कंट्रीब्यूशन को, जो कि भारतीय राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति जिस तरह से चली है, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करेंगे और आज के दौर में उनकी जो प्रासंगिकता है या उनकी जो सोच है, उनकी जो कोशिश है, जो आज इस मुकाम तक पहुंची है, इस बारे में हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार और उस दौर में बेहद सक्रिय रहे, खासतौर से जो गठबंधन की और विपक्ष की राजनीति है उसको नज़दीक से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद कुमार सिंह जी, जो हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात की शुरुआत करते हैं चौधरी देवीलाल से और बाद में हम आएंगे सीपीआई के महासचिव रहे एबी वर्धन पे। चौधरी देवीलाल को आपने बहुत करीब से देखा, उनकी पूरी राजनीति को देखा और वो जो दौर था, वीपी सिंह का जो दौर था जब वो प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, जो वो पूरा एक भारतीय राजनीति का जो दौर था, उस दौर को और उसमें चौधरी देवीलाल के कंट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए अतुल भाई, आज का जो दौर है और वो दौर जब मैं सोचता हूँ तो कई मायनों में वो जैसे लगता है कि ये सदियों का सफर हो गया। उसके पीछे हमने और आपने, क्योंकि हम आप पुराने साथी हैं, हमने उस दौर को देखा है जब आईटी और संचार क्रांति तो जैसी कोई चीज थी ही नहीं, और अभी जिस माध्यम का हम उपयोग कर रहे हैं इसके बजाय हमें उन लोगों के साथ सीधा संवाद करना होता था अगर कुछ लिखना पड़ना हो। अब जो आज की जो जर्नलिज्म की जो धारा है उसमें अगर आप किसी अपने साथी को कहें कि आज आपको 7 खबर करना है, हाँ सर कर देंगे, और आपको पता चलेगा कि वो बैठे बैठे ही कर देंगे, गए जाएंगे भी नहीं। लेकिन हम लोगों ने जिनके साथ काम किया वो हमें तो दौड़ाते रहते थे, तो इस नाते उसको मैं एक तरह से आज जब बैठ के मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि एक सुयोग था जो हमें प्रभाल जी के नाते मिला। तो और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जब आप देखिए, जब आप जाते हैं कहीं भी सड़क पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, तो चौधरी देवीलाल को मैं जितना समझता था इलाहाबाद से बैठ के या अपने गांव से बैठ के, उससे बहुत अलग थे चौधरी देवीलाल। और वो सही मायनों में एक मास लीडर थे। और मैंने उनको देखा है खासतौर पर जो ग्रामीण भारत है, आपने देखा होगा अतुल भाई कि वही थे सूत्रधार जिनका ये कहना था कि कम से कम जहां 70% लोग रह रहे हैं वहां उसमें कम से कम आप 50% बजट तो अपना आवंटित करो ना उस इलाके को। 70% लोग रह रहे हैं, आप 50 ले लो जो है शहरों के लिए, लेकिन गांव के लिए कम से कम 50%। पहला तो नीतिगत आधार पर उनका कहना था प्लानिंग कमीशन ब्यूरोक्रेट्स का अड्डा बना हुआ है। अभी भी आप उठा के नीति आयोग को देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं हुआ है सिवाय इसके कि बोर्ड में नीति लगा दिया गया है आगे, है ना। क्योंकि हम आप उन लोगों में रहे हैं जो लगातार योजना आयोग का भी चक्कर लगाते रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी चक्कर। तो मैं आज देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, बल्कि और भी अगर नीति आयोग जो पुराना योजना आयोग था वहां मुख्यमंत्रियों की बैठकें होती थी, आते जाते थे, अब तो वो सब भी बंद है क्योंकि तो पूरा ब्यूरोक्रेट्स का वो हो गया। चौधरी देवीलाल कहते थे कि योजना आयोग है, इसमें आधे लोग गांव के पृष्ठभूमि के होने चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशन कमरों से बैठ करके भारत के गांव की नीति नहीं बन सकती। तो वो ग्रामीण भारत के प्रति एक कमिटेड नेता थे। और ये बात सही है कि भारत में उनकी जो एक अपनी पहचान या जो हैसियत थी वो बहुत एक सीमित राज्यों तक थी। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आप हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से या बिहार, या उनके अपने जो स्टालवर्ड सपोर्टर्स जो थे मध्य प्रदेश वगैरह में, तो हिंदी राज्यों तक उनकी अपनी हैसियत थी। लेकिन ये जो हैसियत भी जो मैं बता रहा हूँ उनका विस्तार हुआ खासतौर पर तब जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और हम सब लोगों ने इसको देखा। मैंने तो अतुल भाई उनको उस दौर में देखा जब चौधरी चरण सिंह जी से के साथ उनका अपना मैंने लोकदल के साथ उनका अपना था और वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे सेकेंड टर्म।
तो मुझे बाद में जो है मुझे लगता था कि भाई ये ठीक है, आए हैं चौधरी साहब, नाम तो मैंने सुना था उनका बहुत बार, लेकिन जब मैं उनके संपर्क में आया और जब उनके साथ 2-4 बार मैं हरियाणा में गया या और कई जगह राजस्थान भी गया, तो मुझे समझ में आया कि खासतौर पर उनका जो अपना विजन था, जिस तरह की सोच थी उनकी, मैं एक कहानी जो है यहाँ बताना चाहूंगा, क्योंकि वो जब कृषि मंत्री थे अतुल भाई, और क्योंकि आज उनका मतलब आज वो होते तो 110 साल होते थे, 110 साल तो नहीं होता कोई, लेकिन मतलब मैं आज हरियाणा में काफी बड़ी पब्लिक मीटिंग हो रही है जिसमें आपको नजर आएगा कि उनको आज भी मानने वाले कितने लोग हैं। तो जो कृषि मंत्री जब वो थे, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होने के साथ वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में कृषि मंत्री भी थे, और दूसरा उनके पास टूरिज्म भी था। तो ये अपने आप में विचित्र कंट्रास्ट है कि एक किसान नेता, तो पहली बार आपको याद होगा कि अशोका होटल ग्रामीणों के लिए खुला था उसमें। जी हालांकि ये बात अलग है कि वो एक फेल प्रयोग रहा क्योंकि गांव गरीब उसमें, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये हुई कि पहली बार मतलब अर्बन लाइफ स्टाइल के लोगों ने गांव को देखा और पसंद किया, ग्रामीण परिवेश को देखा और पसंद किया। वहां चौपाल मोड़ा और ये सब लगा हुआ, अपना चौपाल का एक वातावरण अशोका होटल को बनाना पड़ा जो है। योगी साहब ने कहा कि भाई गांव दिखाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन गांव के लोग आए तो थोड़ा बहुत इज्जत पानी दो, लस्सी दो, उनको पिलाओ और एक इस तरह का बना दो। खैर, मैं जिस बात को बताना चाहता हूँ कि उस समय पहली बार बहुत वर्षों के बाद एक हुआ था जिसमें भारत सरकार ने कृषि मूल्य नीति के बारे में एक हनुमंता कमेटी बनाई। तो ये साहब चाहते थे कि भाई क्या जब पूरी दुनिया को में आप कोई भी सामान खरीदते हो उसके लिए आपके पास दाम को तय करने का एक तंत्र है, तो किसान खुद क्यों नहीं दाम तय कर सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल वो उठाते थे और हमें भी लगता था बात सही है। अगर मान लीजिए एक अंगूठी बनाने वाले के पास हम जाते हैं तो वो बताता है ना कि हम इतना है, एक पेन खरीदने जाते हैं तो वो भी उसका दाम लिखा होता है। लेकिन किसान जो कि उत्पादक है, जब वो गेहूं के बेचने का नाम आता तो चौधरी साहब ये चाहते, तो उन्होंने क्या किया कि उस समय का जो समर्थन मूल्य, इस समय मुझे याद नहीं एक्चुअली कितना था, लेकिन समर्थन मूल्य की जब फाइल आई तो उसमें उन्होंने इतना ज्यादा बढ़ाने की अनुशंसा की जो कि इतिहास में कभी हुआ नहीं था। तो उस समय तो जो धान का मैंने गेहूं का समर्थन मूल्य था, तो इस साहब ने कहा भाई आप लोग किसान हो नहीं, आपको पता नहीं है कि ये कितना खर्चा आता है खेती में, कितना मेहनत करनी पड़ती है। तो उस समय कृषि लागत और मूल्य आयोग में उसके पहले तक परंपरा ये थी कि जो भी वहां से आता था ना रिपोर्ट कि साहब ये इतना बढ़ाना, उसको कम ही कर दिया जाता था, बढ़ता नहीं था। जो इसके बाद वो रिपोर्ट सीसीईए में जाती थी, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स। तो चौधरी साहब ने इतना बढ़ा दिया, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की ओर से त्यागी साहब थे उनके अधिकारी, उनको भेजा गया। तो उन्होंने समझाया कि चौधरी साहब ऐसा नहीं कर सकते आप। बोले भाई मुझे समझा कि देवीलाल को त्यागी साहब ने समझाया कि साहब ऐसे ऐसे है, क्योंकि जब आप मूल्य तय करते हो तो अंतरराष्ट्रीय परिवेश, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से लेकर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मजदूर खरीद पाएगा कि नहीं वगैरह वगैरह। तो देवीलाल जी ने कहा भाई तू पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी है, तेरा तो कुछ करना पड़ेगा। 3-4 दिन के बाद पता चला कि डॉक्टर त्यागी कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष बन गए। जबकि सामान्य लोग ये समझ रहे थे भाई चौधरी साहब को तो ये बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नौकरी पे आ जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, तो देवीलाल जी इस तरह के, और देखिए उनकी हैसियत क्या थी। देखिए उनकी राजनीति 1952 में कांग्रेस से शुरू हुई, उसके बाद हरियाणा के हितों को लेकर के वो लड़े और लगातार टकराव होते होते हरियाणा के निर्माता रहे वो। और फ्रीडम मूवमेंट से जो आदमी निकला हो उसकी लाइफ स्टाइल एक अलग रही, गांव से निकले, किसान के उससे निकले। और बाद में जो आप गठबंधन की बात कर रहे थे, गठबंधन की राजनीति के वो मुख्य सूत्रधार बने, क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह तो चंद लोगों को लेकर के चले थे। असली जो मास लीडर्स थे उनको जोड़ने का काम जो है देवीलाल जी ने किया, और वैसे नहीं किया था। उनके साथ देवीलाल जी का हेलीकॉप्टर भी जाता था, देवीलाल जी खुद जाते थे, देवीलाल जी के संसाधन चलते थे। इलाहाबाद बाई इलेक्शन जो हुआ, तो मैं आपको बताऊं कि आप देखिए पूरा ग्रीन ब्रिगेड और ये सब लोग जो है वहां पहुंचे थे।
तो आप उठा करके देख लीजिए कि उस समय की भी जो जनता दल की इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो इस बात पर तैयार थी कि भाई आप देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बना दो, और कोई और होता तो बन भी जाता वो। आप समझ लीजिए, इतने ज्यादा मेंबर जीते थे देवीलाल जी के थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये हमने वोट लिया है विश्वनाथ प्रताप के नाम पर, तो ये नहीं होगा। आप देखिए, बल्कि चंद्रशेखर जी को लेकर के बहुत सारी बातें उस समय उठी, लेकिन जो कुछ प्रबंधन था शुरुआती दौर में वो देवीलाल जी का किया हुआ। लेकिन अतुल भाई, एक चीज मैंने देखा, आपने भी, हमने दोनों ने देखा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग आते हैं राजनीति, वो कितना भी बड़ा जनाधार रखें, लाखों लोग उसको लेकर के दिल्ली में घेर ले। हमने चौधरी टिकैत को देखा, इनको देखा कि आप चाहे जितना बड़ा मास आपके पीछे क्यों ना हो, टेबल पॉलिटिक्स करने वाले लोग वो बहुत कुछ करते जाते हैं। आप उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे नामों को हम जानते हैं, नामों का उल्लेख यहाँ करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ। लेकिन आज और तब में, जो देवीलाल के जमाने की जो गठबंधन की पॉलिटिक्स थी, तब में और अब में फर्क आ गया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स का एमरजेंस हुआ था डॉक्टर लोहिया ने, जब कि एक तरह से कहिए वो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति। आज जब देवीलाल जी को बात कर रहे हैं तो वर्धन जी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वह गैर कांग्रेसवाद की राजनीति अब एक सांप्रदायिकता विरोधी राजनीति के रूप में हो, क्योंकि उसका धुरी वही है, क्योंकि इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया को ही चैलेंज हो रहा है जब, तब वो राजनीति में एबी वर्धन प्रासंगिक है और हरकिशन सिंह सुरजीत प्रासंगिक है। लेफ्ट की फोर्सेस को प्रासंगिकता इसलिए है क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई ऐसा जिला नहीं होगा, हाँ, जहां आपको लेफ्ट के लोग ना मिले, और ऐसा कोई ऐसा आतंकवाद और इसका ऐसा दौर नहीं रहा होगा जिसमें लेफ्ट के लोगों ने शहादत न दी हो, उनके मूवमेंट में न किया हो। तो लेफ्ट का मतलब एक वाइड, मतलब जो विभिन्न धाराएं हैं वो आम दलों की। तो इसलिए वर्धन जी को देखिए, अगर मेरा अपना मानना है कि जब इस प्रयोग को, जब यूपीए बना है, आज अगर किसान खड़ा है जमीन पर, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है क्योंकि यूपीए 1 में जो किसान आयोग बना, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं अतुल भाई जिन पर लोग चर्चा नहीं करते। आज भी आप उठा करके देखिए, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसान कर रहा है आज भी। 44% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, माने सीधा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और उसके अलावा आज जो अभी मोदी जी ने बार बार दुनिया के हर देशों के लिए अन्न भंडार भरे हैं, तो अन्न भंडार ऐसे नहीं भरे हैं, वो किसानों के श्रम से भरे हैं कि दुनिया जहां खाद्यान्न संकट की ओर से गुजर रही है, हमारे पास इतना है कि हम कई देशों को जो है खिला सकते हैं अपने साथ। तो ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं हुआ। तो वो जो किसानों की जो पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स अपनी जगह कायम है, लेकिन किसान राजनीति कमजोर हुई है। जो कमजोर होने पर ये जो तीनों कृषि कानून अगर ना आए होते, और उसने किसानों को रिचार्ज कर दिया, और उसका एक फायदा ये हुआ है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान एकजुट हो गए। जिनको नहीं जानता था, उनकी भाषाएं अलग थी, हाँ, उनकी लीडरशिप अलग थी, उनके इलाके अपने अलग थे, लेकिन उन्होंने एक सूत्र में बात दिया कि साहब अगर इस तरह के कानून आ गए तो पूरी खेती गिरवी हो जाएगी। तो मैं वहां लेफ्ट की पॉलिटिक्स ने भी वहां, अगर देखिएगा ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब लोगों ने, इन लोगों के पास चूंकि एक अखिल भारतीय संगठन है, तो उस अखिल भारतीय संगठन ने इस बात को पूरे देश भर में स्प्रेड किया। नहीं तो आप समझ लीजिए कि क्या ऐसा हमने देखा है, हमने भी देखा कितने बड़े बड़े कानून आए, है ना। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब मंडल आयोग ले आए, उसी के बाद ही तो बीजेपी ने सरकार गिराई थी उनकी। ठीक है, वो कहने के लिए होगा कि उन्होंने राम मंदिर के लिए गिराई, लेकिन सच ये है कि उसके बाद ये समझ में आ गया था कि ये पूरी पूरी पॉलिटिक्स एक अलग दिशा पे जा रही है, तो वो गिर गई। ठीक है ना। चौधरी देवीलाल का भी हमने देखा कि वो हर्ष हुआ उसमें, जिस तरह की स्थितियां हुई बयान पर। आज मैं ये कह रहा हूं कि अतुल भाई, अगर आप तुलना करेंगे उस विपक्षी राजनीति की, कोण बदल गए हैं, लेकिन आज मेच्योर है वो पॉलिटिक्स। और वो जो मेच्योरिटी होती है, क्या आपके पास एक लंबा अनुभव होता, 10 साल की यूपीए की सरकार चली, उसमें लेफ्ट के साथ जो है साथ टूटा, लेकिन वो एक वैचारिक मुद्दे पर टूटा था, वो था भारत अमेरिकी परमाणु करार। और उस समय जो भी पार्टियां जुटी, इंक्लूडिंग उसमें मैं ये मानता हूं कि
जो इस बीच के पिछले 1.5-2 दशकों के बीच में जो बदलाव हुए हैं ये हुई, क्योंकि वर्धन जी हमेशा रहे, वर्धन जी ये लोग ऐसे हैं जो लगातार इस तरह के अभियानों का हिस्सा रहे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लोग आज की राजनीति में कुछ ज्यादा मैंने याद करने का ये है, क्योंकि चौधरी साहब को भी लोग अलग अलग बातें करते रहे होंगे, लेकिन कभी भी उनका ऐसा कोई सांप्रदायिक नजरिया नहीं देखा। वो ये अलग बात रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाया था, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो उस समय जो है उन्होंने एहसान ही किया था भारतीय जनता पार्टी पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके आभामंडल से दबा हुआ था। कभी भी वो अपनी पॉलिसी को हरियाणा की सरकार पर लागू नहीं कर पाएंगे अपनी शर्तों पर। जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने किससे मुलाकात की थी, उसने कहा था राजनीति तो मैं अपनी शर्तों पर करूंगा। तो चौधरी देवीलाल अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे, और जहां भी उनको लगता था कि ये बंदा उनके अपने किसान और एजेंडे से अलग हट के जा रहा है, और बेबी वर्धन के साथ भी था कि हम सब लोगों ने चूंकि उन लोगों को देखा है, और जब आज की राजनीति में बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो हमें लगता बहुत बौने लगते हो, खासतौर पर चाहे वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की बात हो, या उनके एक विराट अनुभव की बात हो, या पूरा जीवन उन्होंने इस देश के लिए दिया है। और जो भी होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं साहब उनका हरियाणा के अलावा क्या योगदान है, ऐसा कह सकते हैं लोग, कहते भी है बहुत सारे लोग। लेकिन एक छोटा सा प्रांत जो कि आज भारत की फूड सिक्योरिटी का हब बना हुआ, धुरी बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल का वो ये श्रद्धांजलि देने का समय है। और वो उन्होंने अगर आज देवीलाल नहीं होते, मैं केवल ये बात करके यहाँ समाप्त करूंगा कि अगर चौधरी देवीलाल नहीं होते तो मुलायम सिंह यादव भी नहीं होते उस जगह पर जहां आज पहुंचे थे वो, और लालू प्रसाद भी नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते। मैं आपको बताऊं, आज धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी नहीं होते। ये देवीलाल थे जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत सारे लोगों को आगे लाने का काम किया जब भी उनको मौका मिला, क्योंकि कालखंड देखिए तो चौधरी चरण सिंह के आभामंडल से दबे हुए थे, उनका इतना बड़ा नहीं था। उनको जब मौका मिला एक सीमित कालखंड में उन्होंने ग्रामीण इलाकों के नेतृत्व को उभारा, ऐसा लगता है जी। आज के संदर्भ में संक्षेप में बताइए कि जो इंडिया गठबंधन बना है और पिछले 20 सालों में जो गठबंधन की राजनीति चली, और आज जो नए तरीके से एक नफरत की राजनीति के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसमें इन नेताओं के आदर्शों को कितना शामिल किया जा रहा है, या फिर उससे क्या प्रेरणा लेकर के आगे जो ये जो गठबंधन है वो किस तरह से अपना एक शेप ले रहा है? क्या आपको लगता है कि पहले से बेहतर स्थिति अब बनने जा रही है? नहीं, इसमें आपने अतुल भाई आप खुद देख रहे होंगे कि इस गठबंधन में पहले दिन से एक मेजोरिटी दिख रही है, और वो मेजोरिटी जो है मुद्दों पर दिख रही है। अगर आपने इसके पहले का देखा होगा तो आपने तो बहुत प्रकट रूप में देखा है कि जैसे लगता था कि सैकड़ों तलवारें लिए लोग खड़े हैं, और कितनी खबरें बनती थी। इस गठबंधन की मेजोरिटी है कि ये मुद्दे पर कायम है, और ऐसे भी सवाल हो सकते। देखिए, हर राज्य की अपनी अलग अलग परिस्थितियां और राजनीतिक स्थितियां हैं, और उसमें कंट्राडिक्शंस भी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो है अतुल भाई बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी है और अपने मुद्दों की स्वीकार्यता है। जैसे आपने देखा होगा कि पटना में जो मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, तो उस समय 16 पार्टियों के लोग शामिल हुए, ठीक है। वो जब बेंगलुरु में बैठक हुई है उसमें वो संख्या 26 हुई है, और लोगों ने खुद इंडिकेट किया, क्योंकि कुछ चुनिंदा मुद्दों पर जिस पर कि ये हो रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए कि मैं मीडिया का ओवरऑल नहीं कहूंगा, लेकिन मीडिया का एक बड़ा तबका अपनी टीम लेकर के चंद नेताओं के दरवाजे पर रोज खड़ा रहता है कि साहब उदयगिरी ने क्या कहा तो आप क्या कहेंगे, जो बात समझ रहे हैं। तो केवल उसके इनर कंट्राडिक्शंस को वो दिखा सके, जो है जैसे कि बहुत सारे सभाओं में मोदी जी उस जो कंट्राडिक्शंस को दिखाना चाहते। और उस मेच्योरिटी की एक्सट्रीम थी महिला आरक्षण बिल। ये महिला आरक्षण बिल इसलिए नहीं लाया गया था कि ये, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कोई
कार्यक्रम कल के लिए ले आ रहे हैं और वो खुद पार्टी के प्रेसिडेंट कह रहा हो कि साहब ये तो 2029 तक जो है हम लोग इसको ला सकेंगे। तो ऐसा क्यों था, फिर 19 में लाए होते फिर आप, तो ताकि 24 में आ जाता। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये केवल लाने की तमाम वजहों में एक बड़ी वजह ये थी कि इंडिया गठबंधन के भीतर का जो टकराव इस मुद्दों को लेकर के वो सामने आएगा। तो वो भी तो है, क्योंकि ये तो अपोजिशन ने बैठ के तय कर लिया था कि इस पर हमें क्या करना, अपोज तो करना ही नहीं, क्योंकि अपोज करने का तो कोई बात ही नहीं थी जो है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं इसके गठबंधन की मेच्योरिटी की, क्योंकि मुद्दा आधारित पूरा का पूरा जो चीज चल रहा है। हमें नहीं क्या, देखिए सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती है, कोई जरूरी नहीं कि गठबंधन के, लेकिन जो अभी तक गठबंधन की जो पॉलिटिक्स थी अतुल भाई, उससे अलग हट करके, जिसको ये कहिए क्या था 1998 में अटल जी ने एक बात कही थी कि ये जो है गठबंधन एरा आ चुका है भारत में, ठीक है। उनका ये कहना था कोट इन कोट की गठबंधन का युग भारत में आ चुका है। और अडवाणी जी ने उनसे भी आगे कहा था, उदयपुर में मैं उनसे एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि ये रीजनल पार्टीज को ये तय करना होगा कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे या कांग्रेस के साथ रहेंगे। आज जो लोग हैं, अगर आप उठा करके देखेंगे, वो उसमें आप ये नहीं देखेंगे कि कोई लहर बह रही हो उसके साथ है ना, इनमें आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं। क्योंकि अगर इनमें से आइडियोलॉजिकली कमिटेड नहीं होते तो उनके लिए सबसे बढ़िया रास्ता था, इस समय एनडीए के जो पार्टनर्स हैं उनमें पार्टी नहीं केवल ध्वंस है, शिवसेना के टुकड़ा है ना, पार्टियों के नाम पर आपको टुकड़े हैं उन पार्टियों के, पार्टी नहीं है। पार्टी में फुटकर चिल्लर है, जैसे कि वो पासवान जी की भी पार्टी का 2 हिस्सा है अलग अलग, तो संख्या बल में ज्यादा दिख सकता है, लेकिन मुख्य धारा की कोई भी पार्टी जो उनके पास थी वो आखिरी पार्टी जेडीयू थी, जो उनकी छोड़ के चली गई है। तो इस समय पार्टी अगर आप कहेंगे अतुल भाई, तो पार्टी इधर है जिनकी 138 साल से लेके, और जो यंगेस्ट पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये सब एक मंच पे अगर खड़े हैं तो वो एक वैचारिक आधार है। अब उसका क्या होगा देखिए, हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसको, लेकिन ये गठबंधन है जिसने ये बता दिया है कि वो चैलेंज करेगा और विकल्प देने जा रहा है, वो ऐसा उसका आत्मविश्वास है, मुझे लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपने बहुत विस्तार से चीज़ों को बताया है। आगे भी हम आपसे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।